चर्चा करेंगे प्रमाण पत्रों के पावर पैक के संबंध में। कहने का मतलब है साथियों, बहुत से लोगों का ये रहता है कि जब भी हम निविदा करें तो हमें कौन कौन से प्रमाण पत्र को उसमें शामिल करना चाहिए निविदा के अंदर। तो उसी के लिए साथियों मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे वर्तमान में क्या हो रहा है साथियों, एआई का यूज हो रहा है। तो सबसे पहली बात है फर्जी दस्तावेज प्रमाण पत्र के संबंध में। एक्चुअली क्या है कि जब एआई का जब यूज होता है साथियों, तो क्या उसके लिए क्या उपापन समिति दोषी होगी? तो मेरा यह मानना है कि उपापन समिति के मेंबर को यह पता ही नहीं रहता है कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी है या नहीं है। मान लो यदि उस प्रमाण पत्र की सत्यता की वो पुष्टि करती है तो उसको उसमें काफी समय लगेगा। तो इतना समय नहीं होता है कि हर प्रमाण पत्र का वेरीफाई किया जा सके। तो इसके लिए मैंने अपने काल्पनिक एक अपने माइंड से मैंने कुछ विचार जो प्रमाण पत्र में रखने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब आपके सेल्फ है कि आप रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्जी प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी पब्लिशर सत्यापित आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर लेना है नहीं लेना, तो ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको रखना है उसके अंदर कि व्यक्तिगत पुष्टि जो बोलीदाता है उसने व्यक्तिगत पुष्टि कर ही ये डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं, ये पॉइंट आपको रखना चाहिए पहली चीज। दूसरी पॉइंट ये रखना है आपको कि बोलीदाता ने जांच की है, किसके? मेरे द्वारा और उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा। इस पॉइंट को भी आप रख सकते हैं ताकि आप आगे तक जो उपापन समिति के जो मेंबर हैं वो बिल्कुल सेफ रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि अभी हाल ही जेजेएम के अंदर कुछ चल रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र से टेंडर मिल गए, तो अपने को उपापन समिति को बचने का मैं कोशिश कर रहा हूं बचाने का कि ये अगर ये पॉइंट रखेंगे तो अपन सेफ रहेंगे। तीसरी चीज है संलग्न सभी दस्तावेज जो भी बोली के संबंध में, चाहे तो वो प्रक्रिया के समय में, इट मीन जब प्रक्रिया प्रारंभ की थी उस समय में, या आपने कार्यदेश पश्चात, इट मीन वर्क ऑर्डर दे दिया उसके पश्चात, या कार्य पूर्ण होने के पश्चात, इट मीन आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, तब आपको या उपापन समिति को पता चलता है कि ये जो प्रमाण पत्र इसने दिया था वो फर्जी था, कूट रचित था या एआई के माध्यम से बनाया गया था, तीनों ही अवस्था के अंदर, तब इन सब के लिए मेरी स्वयं बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। ये आप पॉइंट उनसे लिखवा लें जिससे कि आप सेफ रहेंगे। ठीक है, अगला है फर्जी दस्तावेज प्रमाण पत्र पाए जाने की स्थिति। मान लो अब पोजीशन ये आ जाती है कि फर्जी प्रमाण पत्र दस्तावेज पाया जाता है, तो आप उससे ये लिखाएं कि हम अर्थात उपापन संस्था उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, न्यायिक कार्रवाई कर सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये भी उससे लिखवा लें कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, संपूर्ण राजस्थान में किया जा सकता है या संबंधित कार्यालय में जैसे भी स्थिति हो। तीसरा, यदि कोई देयता बनती है, कोई पेमेंट जो है मान लो कि फर्जी हो गया और उसने ये टेंडर ले लिया है और उससे कोई देयता बनती है तो उससे वसूली की जाएगी, ये चीज उससे लिखवा लें। अगला है दंड का प्रावधान। तो दंड का मतलब कोई भी उपापन समिति जुर्माना रख सकती है जितना भी वो अपनी इच्छा के अनुसार या आरटीपीपी नियमों के अनुसार। दूसरा, प्रतिभूति जो होती है उसको क्या है जब्त कर सकती है और न्यायिक कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार ये बोलीदाता से घोषणा लेनी है। और साथ में सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को आपको रखना है, इसमें आपको ये लिखवाना है उससे कि इस प्रकार का फर्जी दस्तावेज पाया जाता है तो उपापन समिति की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये उससे क्लियर लिखवा लें। ठीक है, और साथ में एक पॉइंट यदि आप जोड़ना चाहे तो ये भी जोड़ सकते हैं कि जो ये प्रमाण पत्र देगा उसके अंदर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसकी पुष्टिकरण उसके दो किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा की गई है, उनके नाम, पता और उनके पहचान के संबंध में भी आप लिखवा सकते हैं। ठीक है, पे ये आपको साथियों ये एफिडेविट इससे संबंधित है, जब भी कोई मान लो कोई व्यक्ति क्या टेंडर करता है और सीधा ही क्या करता है, बहुत से लोग कई बार क्या करते हैं सीधा ही हाई कोर्ट चले जाते हैं, स्टे वगैरह लेके आ जाते हैं या किसी भी सेशन न्यायालय में वाद दायर कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए इनसे एक एफिडेविट लेना होगा कि न्यायालय में किसी प्रकार का निविदा के संबंध वाद होने के संबंध में एक एफिडेविट लेना होगा। उससे आपको ये लिखाना है कि सबसे पहले तो क्या करना है कि उपापन संस्था को उसको
सूचित करना होगा, रिटर्न के अंदर लिख के देना होगा किसी प्रकार का विवाद है या कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है। दूसरी चीज, मान लो ये उपापन समिति जो समिति होती है, संस्था होती है, उससे असंतुष्ट है उसके जवाब से, तो प्रथम अपील करेगा और फिर उसके बाद द्वितीय अपील करेगा। प्रथम अपील से भी असंतुष्ट है तो सेकंड अपील करेगा। अब बात करते हैं, जब मान लो सेकंड अपील से भी ये असंतुष्ट होता है तो वो कानूनी कार्यवाही कर सके, तो ये एक प्रोसेस उसमें अपने को कहना पड़ेगा कि ना इस प्रकार का एक एफिडेविट आप दें। तीसरी चीज, प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही क्या कर, कहने का मतलब यह क्या है, ये जो ऊपर की जो प्रक्रिया बताई है अपने की है ना, कि सबसे पहले तो उपापन समिति को देगा, उपापन संस्था को देगा, फिर प्रथम करेगा, सेकंड अपील करेगा, वो प्रोसेस करने से पहले ये क्या करता है, पूर्ण नहीं करता है तो किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई करने का इसको अधिकार नहीं होगा और ऐसी कार्रवाई शून्य मानी जाएगी। ये एफिडेविट में आपको लिखवाना चाहिए उनसे। ठीक है। अब अपन चलते हैं, तीसरा जो एफिडेविट है वो है ब्लैक लिस्ट का। ये तो वैसे आप लोग बनाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लैक लिस्ट में कुछ 2-4 पॉइंट आपको रखने चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि ब्लैक लिस्ट में सबसे पहले तो आप उसमें लिखें कि उपापन संस्था या राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम या निकायों द्वारा आज दिनांक तक उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। पहला पॉइंट तो आप इससे ये नोट करें। दूसरी चीज कि ब्लैक लिस्ट जो धारा 46 नियम 39 के अनुसार उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो। ठीक है। तीसरा, आप उसे ये लिखा सकते हैं कि विगत 3 वर्षों में कोई ऐसा कार्य जिसको समय पर पूर्ण उसने नहीं किया हो, गुणवत्तापूर्ण नहीं होने और संतोषप्रद नहीं होने के कारण उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो और दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। तो ये पॉइंट आप उसमें एक एफिडेविट के माध्यम से उनसे ले सकते हैं। ठीक है। अगला अपन चलते हैं साथियों, कुछ सामान्य घोषणा होती है, मतलब सामान्य पॉइंट आप उससे एक एफिडेविट भी ले सकते हैं, जैसे आप अधिकांश सभी लोग लेते हैं। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो निविदा होता है उसका अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य, ठीक, निविदा का कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सदस्य से कोई भी रिश्तेदार या साझेदार नहीं होना चाहिए। इट मींस कोई नाता नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रतियोगिता को कम करने वाला कोई व्यवहार नहीं करेगा। वो कौन सा, बोलीदाता जो होता है, प्रतियोगिता को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तीसरा, न्यायालय के अंदर उसका कोई विवाद लंबित नहीं हो। और चौथा, सभी दस्तावेज की सत्यता की उसने पुष्टि कर ली है, यह भी उसे एफिडेविट में लेना है। और सभी दस्तावेज जो कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए वो कूटरचित नहीं है। ये सब बोलीदाता से आप एक सामान्य एफिडेविट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्टाम्प वगैरह की आवश्यकता नहीं रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कुछ एक प्रमाण पत्र जो होता है निविदादाता द्वारा एक घोषणा, जैसे कि वो बोनाफाइड निर्माता है या वो थोक निर्माता है, सोल वितरक है, प्राधिकृत डीलर है या सोल विक्रय एजेंट है, जो भी लागू उसको सही निशान लगाकर वो आपको दे सकता है। ठीक है। अब साथियों अपन बात करेंगे आरटीपीपी के अंदर परिशिष्ट ए, बी, सी और डी। ठीक है। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 4/2/2013 को एक सर्कुलर जारी किया है आरटीपीपी के संबंध में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो परफॉर्मा या आप कुछ संलग्न जो प्रमाण पत्र होते हैं उसके बारे में ये कहा है कि निम्नांकित संलग्न एनेक्जर वर्तमान प्रचित बोली दस्तावेज के साथ सम्मिलित करते हुए बिड दस्तावेज जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसका मतलब जब आपको बिड जारी करनी हो तो ये जो प्रमाण पत्र जो अपन चर्चा करेंगे एनेक्जर ए के संबंध में, और फिर एनेक्जर बी के संबंध में, फिर सी और डी, ये 4 प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं जो आपको बिड में रखने चाहिए। तो इसी पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 4 दिए हैं। इन 4 के अंदर लिखा क्या है ये चीज अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो मैं उसी चीज को बता देता हूं। ये सबसे पहला परिशिष्ट ए कहता है ईमानदारी की आचार संहिता, इट मींस कोर्ट ऑफ इंट्रीगेट एवं हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टेड का अनुपालन करना। तो अब इसमें क्या जो पॉइंट जो दिया गया वो ये सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि साथियों ये ए, बी, सी, डी ये जो होते हैं ये आप चाहे तो 10,000 से ऊपर की जो भी निविदा कर रहे हो सभी में आपको रखना चाहिए।
ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तब आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत काम की चीज इन्होंने बनाई है ABCD RTPP के अंदर। सबसे पहले में तो ये कहा गया कि रिश्वत, इनाम या उपहार बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा। इसमें यह चीज लिखा हुआ, पहली चीज तो बोलीदाता। दूसरे पॉइंट में यह लिखा हुआ है कोई भी गलत विवरण या जानकारी वित्त या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं छिपाएगा। इट मीन्स वित्त या परिलाभ उद्देश्य से वो ऐसा काम नहीं करेगा। तीसरी चीज, वो सांठगांठ करने, बोली में हेराफेरी करने या प्रतिस्पर्धा को विरोधी बनाने की गतिविधि को शामिल नहीं होगा। कौन? बोलीदाता में शामिल नहीं होगा। चौथा पॉइंट उसमें दिया गया कि उपापन संस्था और बोलीदाता के बीच साझा की गई, जब भी टेंडर होता है तो क्या होता है कि जो उपापन संस्था होती है और बोलीदाता के बीच कुछ भी कई बार कुछ ऐसे साझा की जाती है कोई बातें, उन जानकारी को अनुचित लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कुछ चीज अपने से पूछ लेते हैं बिडर और फिर उसका मतलब की कोशिश करते हैं कि अपने ऊपर कोई दबाव बनाए, तो ये अगर आपने ए पॉइंट ले रखा है परिशिष्ट है तो उसको आप इस पॉइंट का हवाला दे सकते हैं। इसको क्या करता है? पाबंद कर देता है ये। अगला है, यदि वो दबाव, धमकी या नुकसान किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से नहीं पहुंचाएगा। ठीक, ये चीज कहता है। छठा पॉइंट कहता है कि जब कोई भी जांच हो रही हो या ऑडिट हो रही हो तो उसमें वो बाधा नहीं करेगा। ठीक है, किसी प्रकार का बिडर कोई भी बाधा नहीं करेगा। सातवां पॉइंट इसमें लिखा हुआ है हितों का टकराव होता है तो उसका वो खुलासा करेगा, कोई विरोधाभास है तो उसको बताएगा। पिछले 3 वर्षों में उसको ब्लैकलिस्ट से डिबार होने की जानकारी देगा। ये भी क्लियर लिखा हुआ उसके अंदर कि 3 वर्षों में यदि आपको डिबार किया गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया तो वो उसको वो अपने को जानकारी देगा। अगर नहीं देता है तो भी अपन परिशिष्ट ए के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जो एनेक्जर ए है साथियों, वो आप RTPP के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से एनेक्जर ए दिया गया है, फिर एनेक्जर बी दिया गया है, डिक्लेरेशन बाय बिडर, और तीसरा जो किसी प्रकार की कोई ग्रीवेंस होती है उसके संबंध में दिया गया है, इट मीन्स अपील के संबंध में एनेक्जर सी दिया गया है, और फिर दिया गया है एनेक्जर डी दिया गया, एडिशनल कंडीशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की। इस प्रकार की ये चीजें इसमें दी गई है। अब चलते हैं साथियों परिशिष्ट बी। परिशिष्ट बी कहता है बोलीदाता द्वारा योग्यता संबंधी घोषणा। कौन सी? बोलीदाता को कौन कौन सी योग्यता रखनी है इसके संबंध में एक घोषणा अपन RTP में बनाई गई है। वो ये है कि क्या वो योग्य है या नहीं, दूसरा कानूनी रूप से सही है कि या नहीं, धोखाधड़ी या आपराधिक पृष्ठभूमि का तो नहीं है। तो सबसे पहले इसमें बात, पहला पॉइंट ये रखा गया इसमें कि संसाधन एवं क्षमता संबंधित घोषणा। उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास संसाधन है और मैं क्षमता रखता हूं। क्या उस बिड में ये कहा जाता है कि वो तकनीकी योग्यता रखता है, पेशेवर अनुभव रखता है, आर्थिक क्षमता रखता है और प्रबंधकीय संसाधन रखता है जो बिड दस्तावेज के अनुसार दिए गए हैं। तो वो ये चीज लिखता है। इसका मतलब क्या है? जब एनेक्जर बी लेते हैं अपन तो उसका मतलब ये होता है पहला पॉइंट। उसी में दूसरा पॉइंट ये कहता है कर भुगतान संबंधी घोषणा भी करता है। वो कहता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य जो भी सरकार है सभी करों का भुगतान मेरे द्वारा कर दिया गया। इट मीन्स कोई भी GST वगैरह, IGST, इनकम टैक्स कुछ भी होता हो तो वो कर मैंने भुगतान कर दिया है। तीसरा, दिवालिया या कानूनी संकट से संबंधित घोषणा। कहना होता है वो इसमें ये लिखा होता है कि वो दिवालिया नहीं हुआ, व्यवसाय बंद उसका नहीं हुआ है, न्यायालय द्वारा कहीं उसको कहीं पे प्रतिबंधित नहीं किया है, कोई कानूनी मामला उसके खिलाफ लंबित नहीं है। तो ये घोषणा भी उसमें परिशिष्ट बी में रहती है तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में रहता है साथियों आपराधिक दोष सिद्धि से संबंधित घोषणा। यहाँ ये आपराधिक मतलब कोई ऐसी गतिविधि हो उसमें उसको दोषी तो घोषित नहीं किया गया हो, इसके संबंध में घोषणा वो लिखता है कि पिछले 3 वर्षों में ऐसे भी कोई कार्य नहीं किया गया है। आपराधिक मामले में, किसी आपराधी मामले में झूठे दस्तावेज देने में, गलत जानकारी देने में, पेशेवर कदाचार करने के मामले में दोषी ठहराया नहीं गया है। तो ये चीज वो लिख के देता है। अगला है, ये 5वें पॉइंट में लिखा होता है हितों के जब टकराव होता है तो संबंधित घोषणा निविदा के संबंध में निजी या व्यावसायिक हित तो नहीं है। ठीक है, ये चीज उसको क्लियर करना होता है। अब चलते हैं परिशिष्ट सी। परिशिष्ट सी जो है
वो है अपील के संबंध में। अपील का मैंने साथियों पूरा वीडियो एक बना रखा है, उसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं बता देता हूं। इसमें यह कहा गया कि अपील कब करेंगे, जब उपापन संस्था का जब कोई भी ऐसा कोई निर्णय हो, कोई कार्य हो या कोई चूक, कोई गलती हो गई हो तो वो अपील कर सकता है। दूसरा, आरटीपीपी एक्ट और रूल्स के अनुसार कोई उल्लंघन हुआ हो तो वो अपील कर सकता है। ठीक, बिडर कर सकता है। दूसरा, समय, इसमें यह कहा गया कि प्रथम अपील आप करनी है तो 10 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से मतलब किसी भी कारण से जब वह व्यथित है तो 10 दिन में कर सकेगा। सेकंड अपील कब करेगा, 15 दिन में वो करेगा। कब, जैसे ही प्रथम अपील का जो निर्णय हो गया उसके 15 दिन के अंदर सेकंड अपील करेगा। अब निस्तारण की बात करते हैं कि ये उसमें ये कहा गया प्रथम अपील की गई है तो 30 दिन में निपटारे का प्रयास किया जाएगा, उसका निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। और सेकंड अपील में भी ये कहा गया 30 दिन में निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। तीसरी है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान रखना। इसमें यह है कि साथियों की अपील कब नहीं होती है, इसका नॉलेज बहुत मतलब कि वैसे तो सबको रहता है मान लो, लेकिन ये है कि थोड़ी सी डीपली होता है। कई बार क्या होता है कि कोई अपील करता है और अपन क्या उसका जवाब देते रहते हैं। यदि अपने को इस पॉइंट का पता होता है तो अपन उसका जवाब इस पॉइंट का हवाला देते हुए ये लिख सकते हैं कि इसको अपील का राइट ही नहीं है, तो उसकी अपील प्रथम दृष्टया ही अपन खारिज करवा सकते हैं। तो वो क्या क्या पॉइंट होता है, वो सबसे पहला है कि प्रोक्यूरमेंट की आवश्यकता का निर्धारण किस आधार पर किया गया, इस संबंध में वो अपील नहीं कर सकता है। पहली चीज, ठीक है, ध्यान रखना। वो ये इस प्रकार की अपील नहीं करेगा कि आपने ये प्रोक्यूरमेंट कैसे बनाया, किस लिए बनाया, आपने क्या आवश्यकता रखी, इस चीज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वो बिडर की, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, बिडर की भागीदारी सीमित करने का निर्णय के संबंध में, कि बिडर जो होता है उसकी भागीदारी सीमित हो जाए, ऐसे कोई निर्णय के संबंध में क्या कर सकता है, अपील नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट, नेगोशिएशन करने या नहीं करने पर निर्णय, मान लो कि कहीं किसी ने वो जो उपापन समिति है उसने नेगोशिएशन किया, अब नेगोशिएशन कर लिया तो वो ये अपील नहीं कर सकता कि साहब उसने मेरे से नेगोशिएशन कर रही है जबकि मैंने सबसे रेट कम पहले दी है। उस चीज के अंदर अपील नहीं हो सकती है। वो करना नहीं करना, या आप ये भी नहीं कर सकते कि साहब मेरी रेट कम थी उसने नेगोशिएशन नहीं किया, इस संबंध में भी अपील नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट, ये तीसरा है, ये सबसे मोस्ट है, ये कई बार ऑफिस में सबसे ज्यादा काम में आता है। अगला, प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया को रद्द करना, वो ये नहीं कह सकता कि इस प्रोक्यूरमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है तो आप इसको रद्द कर दो, इस प्रकार के प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया को रद्द करने के संबंध में नहीं कर सकता। और कोई गोपनीयता से संबंधित निर्णय के संबंध में वो अपील नहीं कर सकता। तो ये साथियों, ये अब अपील होती है तो क्या क्या लगाएगा, सबसे पहले एक तो निर्धारित फॉर्म दिया गया है, तो आप ये देख रहे हैं, तो ये फिक्स फॉर्म दिया गया है अपील के संबंध में साथियों। ये आरटीपीपी के अंदर आपको मिल जाएगा, साथ में जो भी बिड लगाई जाती है उसमें ये फॉर्म दिया जाता है इसी प्रारूप में। फॉर्म आरटीपीपी में है, ये बना होगा। दूसरा, तथ्यों का एफिडेविट, जो एफिडेविट जिसके बेस पे वो कर रहा है, एक शपथ पत्र होता है, वो उसको देना होगा। तीसरा, फीस प्रमाण पत्र, मतलब फीस जो जमा कराइए ई चालान से वगैरह से, उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। फीस का ओरिजिनल फीस की जो है रसीद वगैरह वो देनी होगी। जैसे कि अगर फर्स्ट अपील कर रहा है तो 2500 रुपए देने पड़ेंगे, और सेकंड अपील कर रहा है तो 10,000 रुपए देने होंगे। और आदेश की प्रति यदि हो, यदि उसके मान लो कि वो सेकंड अपील कर रहा है तो फर्स्ट अपील के आदेश की प्रति लगाएगा। और यदि फर्स्ट बार अपील कर रहा है तो उसके पास मान लो कि उपापन समिति ने कोई आदेश उसको जारी किया गया, उससे व्यतीत हो तो वो आदेश की प्रति यदि उपलब्ध है, ये सब वो लगाएगा। अब बात करते हैं परिशिष्ट डी, ये भी साथियों परिशिष्ट डी बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसमें कहा अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें, ये क्या, ये भी बहुत मोस्ट है। बहुत सी चीजें होती है साथियों अपन उनसे लेते हैं लेकिन अपने को नॉलेज ही नहीं होता कि अपन उनसे बिडर से इतनी चीजें ले चुके होते हैं एफिडेविट में कि अपने के लिए बहुत ही सेफ, अपन बहुत सेफ रहेंगे। सबसे पहले इसमें यह कहा गया अनुबंध की अतिरिक्त शर्तों में कि अंगणित त्रुटियों में सुधार, अंगणित त्रुटियों में कब सुधार किया जा सकता है, जब यूनिट प्राइस मतलब इकाई मूल्य और टोटल प्राइस मतलब कुल मूल्य में जब अंतर आता है तो टोटल प्राइस को आप प्राथमिकता देंगे। देखो ध्यान से देखना, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा। कहने का मतलब यूनिट प्राइस इट मींस इकाई मूल्य, और टोटल प्राइस में जब कोई अंतर आता है तो आप इस टोटल प्राइस को क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। कहने का मतलब उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मान लो कोई क्वांटिटी है
ठीक है, वो 10 क्वांटिटी अपने को लेनी है। अपने यूनिट प्राइस मतलब एक की यूनिट रखी कितनी, 100 रुपए रखी, मतलब कि 100 रुपये, तो टोटल कितनी हो जाएगी, होनी कितनी चाहिए, 1000। लेकिन गलती से अपने क्या कर दिया, वहां 900 लिख दिया, वहां क्या कर दिया, 900 लिख दिया। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसमें वहां 900 कर दिया, तो टोटल प्राइस को क्या आप प्राथमिकता दोगे, किसको, टोटल प्राइस को प्राथमिकता दोगे। यहाँ के क्या आना चाहिए था, 1000। दूसरी चीज, अब बात है, मान लो कि जब यूनिट प्राइस, इट मीन्स इकाई मूल्य, जब दशमलव के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो टोटल प्राइस को प्राथमिकता देंगे। कहने का मतलब, मान लो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है 10, यूनिट प्राइस इन्होंने भी ये 10 ही लिख दी, लिखना तो कितना था, 100 लिखना था, और टोटल प्राइस कितना, 1000। तो यहां टोटल प्राइस को प्राथमिकता दी जाएगी, कि टोटल प्राइस को प्राथमिकता दो आप, गलती से ये हो गया है। तीसरी गलती, जहां जोड़ घटाव में गलती का मतलब होता है जब उपयोग, मतलब सब टोटल की बात कर रहे हैं, सब टोटल में यदि सही है आपका सब टोटल, तो क्या है, सही है, और टोटल प्राइस गलत है, टोटल प्राइस गलत है, तो सब टोटल को मान्य मतलब सही माना जाएगा। कैसे, एग्जांपल के लिए मान लो कोई आइटम है ए बी, 2 आइटम है, इसकी प्राइस 500 और 300 रखी, सब टोटल अपन ने लगा रखा है, इसका टोटल कितना होता है, 800 रुपये होता है, लेकिन टोटल अपन ने 750 लगा दिया, तो यहां इसने ये कह दिया गया, तो वहां सब टोटल मान्य होगा, क्या होगा, सब टोटल जो है, जो ये 800 रुपये ये मान्य होगा। ठीक, अब है मात्रा में परिवर्तन का अधिकार, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये कहा जाता है कि अनुबंध के तहत जो अनुबंध किया गया उसका 20% प्लस माइनस कर सकते हैं, कितना, 20% प्लस माइनस कर सकते हैं। ये अपन ये जो डी वाला जो है वो यही कहता है, यूनिट प्राइस और वो जो शर्त होती है वही रहेगी, जो प्राइस थी वो और जो शर्त होगी वो रहेगी, और 20% को क्या प्लस माइनस कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, कम या शून्य, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां कम से कम मात्रा खरीदी जाए और बिल्कुल ना खरीदी जाए तो मुआवजा का दावा नहीं कर सकता। कहने का मतलब, मान लो अपने 5 लाख का टेंडर किया और उसको बिडर को वर्क ऑर्डर ही नहीं दिया, ठीक है, या 5 लाख का टेंडर किया और उसको केवल 1 लाख का ही अपन ने उसको वर्क ऑर्डर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो कम से कम 5 लाख का वो ऑर्डर दो ही, क्योंकि वो मुआवजा का दावा नहीं कर सकता। ये चीज अपन उससे पहले ही ले लेते हैं, ये कंडीशन। अगला है अतिरिक्त आपूर्ति, कहना मतलब आपको रिपीटेड ऑर्डर देना और ऑर्डर देने की आवश्यकता हो गई, जो वस्तु और सेवा के मामले में। तो वस्तु और सेवा के मामले में यह कहा गया, गुड्स और सर्विस के मामले में, जब ओरिजिनल रेट और जो कंडीशन दी गई है उसके आधार पर आप अधिकतम 25% का उसको और ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, और अंतिम सप्लाई की तिथि से 1 माह के भीतर, 2 कंडीशन है, या तो 25% दे सकते हो, ठीक, और अंतिम सप्लाई की तिथि से 1 माह के भीतर ही देना आपको। ठीक है, अगला, जब एक से अधिक बोलीदाता ने मात्रा का विभाजन करना, मतलब उसको आप ये चाहते हो, वैसे तो इसके लिए सरकार ने अभी नया सर्कुलर जारी कर दिया, वो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन ये डी के अंदर कंडीशन डाली गई है, उसका मैं जो लिखा हुआ वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्य तो क्या रहता है कि जब केवल गुड्स की बात कर रहे हैं कि L1 को अपन ऑर्डर देते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी हो गई जिसमें मात्रा बहुत अधिक हो, अपनों पता है कि अपनी क्वांटिटी बहुत अधिक है, ठीक है, L1 की क्षमता पूरी आपूर्ति की नहीं, अपन जानते हैं ये आपूर्ति भी नहीं कर पाएगा। तीसरा, सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, तो आप तब वहां ऐसे स्थिति में L1 और L2 को अपन वर्क ऑर्डर दे सकते हैं। यहां L2 को ऑर्डर कौन से देंगे, L1 की दर पे देंगे, निष्पक्ष, पारदर्शिता और समान तरीका के माध्यम से अपन इसको विभाजित करेंगे। तो ये साथियों, ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपको रखने चाहिए।